नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रैक्टिस सेट 3.2 के बारे में जानेंगे। आपकी प्रश्नावली 3.1 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज प्रश्नावली जो आपकी स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी? 3.2 होगी। आज पूरे सेशन में हम लोग बने रहेंगे और बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्या क्या सीखना है, आखिर रैखिक समीकरणों के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब आज के सेशन में हम लोग जानने को पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पुराना सेशन पसंद आया होगा। कुछ नया सीखने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं पूरे सेशन लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। आज पूरा एक सेशन हम लोग एक सेशन में पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, तो आज भी एक एक्सरसाइज खत्म होगी, तो पूरे सेशन में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराना सेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले देख लेना उसको पुराना सेशन, तभी आपको आज नया सेशन समझ में आएगा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपकी रिलेटेड होंगी वो जो प्रैक्टिस सेट आपने 3.1 किया है ना उससे ही रिलेटेड होंगी। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण के बारे में पहले सेशन में बताया जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा एक काम करते हैं, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दिया जाए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला सॉल्यूशन हमेशा मिलता रहे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ में और समझाएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर। ठीक है, हम लोग इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रैखिक समीकरण के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। अगर रैखिक समीकरण है दो चर वाली है, दो चर का मतलब एक्स और वाई वाली है, ठीक है, एक्स वाई वाली हो जाए या वाई जेड वाली हो जाए या फिर जेड एक्स वाली समीकरण अगर आपको मिल जाती है तो उनका हल कैसे किया जाता है, ग्राफीय निरूपण आपने लास्ट टाइम में सीखा था। आज कौन सी चीजें सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आज आपको ना कुछ संबंध पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, x के गुणांक y के गुणांक में और अचर पदों में क्या संबंध होता है, इन चीजों को हम बताएंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम में ये भी बताया था, अगर आपको ग्राफ पर कोई दो रेखाएं आप ड्रॉ करते हो, वो दो रेखाएं अगर आपको कहीं भी कट करती हुई मिल जाती हैं तो वही उन समीकरणों का हल होता है। ये बात मैंने लास्ट टाइम में भी बताई थी। ठीक है, ये क्या है, ग्राफ लाइनें हैं और ये दो रैखिक समीकरणें हैं। ये दोनों जहां पे कट कर गई वही हमारा क्या होता है, हल होता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। इन्हीं पर कुछ हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे, वो चीजें आप जरा समझना। मैंने कहा कि अगर आपके पास में एक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, जरा इस बात को गौर से ध्यान देखना। यहां पर क्या किया गया है, गुणांकों को 1 1 1 दे दिया गया है, क्योंकि अभी एक और समीकरण लेनी है जिससे हमें यह पता चलेगा कि उस समीकरण के गुणांक अलग हो सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग हो सकते हैं? मैंने कहा एक दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये आपको पता चल गया। अच्छा, इन दोनों को हमने क्यों लिखा है? आपको ना यहां पर दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, दो नहीं तीन चीजें हैं। इनके बीच में तीन तरह के संबंध आते हैं बच्चों। कौन कौन से संबंध आते हैं जरा उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं पहली कंडीशन में ये बताऊं, ठीक है, पहली कंडीशन मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं a1 अपॉन a2 निकाला आपने और b1 अपॉन b2 निकाला आपने, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, एक चीज यहां पे याद रखनी पड़ेगी। जब भी आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर नहीं हो रहा है, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको बोलना है प्रतिच्छेदित है। ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटती हैं, जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है। समझ में आ रही बात? ये रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। जो भी रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उनका एक ही जगह हल मिलता है। वो हल वो होता है जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रही होती हैं, वही चीज क्या होती है, उसका हल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित हैं। पहली बात तो ये जान लो, ये क्या है, प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, दूसरी बात, इनके कितने हल हो सकते हैं सर? तो इनके ना एक मात्र हल हो सकता है। कितना हल होगा? मात्र एक हल होगा, मात्र एक ही हल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक हल कौन सा? जहां पर ये कट कर रही होंगी वही वाला इसका हल है, अदरवाइज कोई भी हल नहीं हो सकता है। बच्चों, ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात करते हैं, दूसरे में क्या बताया जाता है। दूसरे में आपको यह बताया जाएगा कि भाई आपको मान लेते हैं तीनों चीजें अगर बराबर मिल जाएं। बराबर मिलने का मतलब क्या, तीनों कौन सी, यहां आपके पास तीन गुणांक है, तीन अचर पद हैं, ये a1 a2 b2, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तीन तरह के। अब आपको क्या करना, चेक करना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर ये इक्वल हो जाए तीनों एक दूसरे के, एक
ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या है, देखो यहाँ पे ना सब चीज़ें बराबर हैं। बराबर होने का मतलब है दो रेखाएं भी बराबर होंगी, ठीक है, उनके जो पाथ होंगे, पथ होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है कि भाई एक फिगर देखो मैंने ऐसे बना दिया कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही होंगी, वो उसका एक हल होगा, जो कि हमारा पहला वाला समीकरण बताती है। दूसरा फिगर मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो फिर दूसरा हल मैंने इस तरह से बनाया कि कोई दो रेखाएं हैं, वो क्या है, समपाती हैं, समपाती हैं। आप जरा बात को समझना, मैंने एक L1 बनाई, ठीक है, ठीक है, L1 बनाई, इसी के ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। बात को समझो जरा, इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करिए, क्यों, क्योंकि उनके पाथ समान हैं। जब सब चीजें समान आने लगे, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर आने लगे, तो आप कहोगे इनके पाथ भी समान होंगे। पाथ मतलब जिस रास्ते पे ये जा रही हैं, पहली वाली रेखा जिस रास्ते पे जा रही होगी, उसका दूसरी वाली रेखा भी उसी रास्ते पे जाएगी, अर्थात इसको हम लोग समपाती बोला जाता है। क्या बोल सकते हो, समपाती रेखाएं हैं। क्लियर इतनी बात, समपाती रेखा, इनको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। वो कौन सी रेखा थी, प्रतिच्छेदित। समपाती है, कहने का मतलब है पूरे रास्ते एक दूसरे को काटते जाती है, किसी भी तर्क, किसी भी उस पे ले लो, पूरे रास्ते में एक दूसरे को काटती हुई जाएगी। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे भी इसके एक के ऊपर एक है, यहाँ भी एक के ऊपर एक, यहाँ भी एक के ऊपर एक, मतलब अनंत है। बात को समझो, अनंत है। आप बता ही नहीं सकते कितने बिंदु ले लें, हर एक रेखा पे बिंदु बिंदु से मिलाकर ही रेखा बनती है। तो आप यहाँ पे जो हल की बात आएगी, वैसे तो मैं इसमें क्या होता था, ये जहां पर एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी वही इसका हल हो जाता था, राइट। यहां तो पूरी की पूरी रेखा ही एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इसके अनंत हल है। आप क्या कह सकते हो, इसके अनंत हल आएंगे, कोई एक दो नहीं, अनंत, अपरिमित। पता ही नहीं है, परिमित है ही नहीं, निश्चित है ही नहीं है, ठीक है। अनंत हल बन जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर हर समय काटती रहती है। कोई भी बिंदु पकड़ लो, वो सब इसके हल हो जाएंगे, दोनों के हल एक निकल कर आएंगे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में क्या समझना होता है, पहले A1 B1 में कोई संबंध नहीं था, B1 C1 में कोई संबंध नहीं रहेगा। मतलब अगर A1 A2 और B1 B2 समान मिल भी जाए, लेकिन C1 C2 अगर समान ना मिला तो क्या होगा, तो बेटा ये समांतर है, तब इनमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। क्या होगा, ये समांतर होंगे। अभी देखो यहां पर एक हल मिला, ठीक है, एक हल मिल गया, जब हमारे पास में क्या था, प्रतिच्छेदित, एक जगह प्रतिच्छेदित करती थी। अब पूरी जगह प्रतिच्छेदित करती है, एक के ऊपर एक चल रही है, तो अनंत हल हो गए। अब ऐसी समीकरण बन जाएगी जहां एक भी हल नहीं होंगे। एक भी हल नहीं होने का मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, छुएंगी तक नहीं, ठीक है। तो उस समय आप बोलते हो ये समांतर रेखाएं हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाए स्टूडेंट्स कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा वो होती है जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर समान दूरी पर चले। जैसे कि इनके बीच में अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ भी कितनी दूरी होगी, 5 सेंटीमीटर की। बराबर दूरी पर कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, कहीं भी मुड़े नहीं, कहीं भी झुके नहीं, एक दूसरे को कट ना करे, वही रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो ये समांतर रेखा है। अब मैंने कहा था कि भाई जब एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे के ऊपर से दूसरी जाएगी, तब जाके हल निकलेंगे। लेकिन ये तो एक दूसरे को कट करने के लिए तैयार है। जब कट करने को नहीं तैयार है, तो यहां पर कोई हल नहीं मिलेगा आपको, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये बातें, तीन तरह की बातें आपको समझाई गई हैं। आपको बता दिया जाए, यहां पर ये जो चीज थी, ये पहली रेखा को रिप्रेजेंट कर रही थी। दूसरी वाली इक्वेशन जो थी, ये वाली, ये दूसरी रेखा को रिप्रेजेंट कर रही थी। इनके संबंधों को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि भाई साहब इसमें कितने हल निकलने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? तो यही तरीका, यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपको क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी, पसंद आया होगा, जितना भी कुछ समझाया है पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर पर। प्रश्नावली हमारी 3.2 आज स्टार्ट होगी। प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे क्या करना है। इन्होंने हमें कुछ ये बोल दिया है, कुछ समस्याएं दी गई हैं। पहले ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। बच्चों एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ा सा स्पीड रहेगी पढ़ाने के अंदर, ठीक है। तो आप जरा कवर करने के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ सही से अच्छी चीज़ें नोट करके रखते रहो फटाफट, और जल्दी जल्दी सेशन खत्म होता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वाले सेशन में ये भी बताया था कि कैसे हम लोग ग्राफीय निरूपण करते थे। उम्मीद करता हूँ पुराना सेशन देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज वही हेल्प आपके काम आएगी, वही चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, जरा बात को समझना।
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहली बात तो रैखिक समीकरण का युग्म बनाओ कि रैखिक समीकरण बनी कैसे है, ठीक है, जैसा पुराने वाले सेशन में काम किया था। फिर बोलते हैं कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। पिछली बार में क्या बोला था, सिर्फ ग्राफीय विधि में निरूपण करना था, हल नहीं बताना था, सिर्फ निरूपण करना था, ठीक है। आज ये लोग हल भी करवा रहे हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल के देनी पड़ेगी। चलो पहले क्वेश्चन में जो आपका बताया गया है जरा इसको पढ़ा जाए और समझा जाए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 लोग खड़े हैं, उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग ले लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये बात को जरा समझना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, हो सकता है लड़के कितने हो, जैसे कि मान लेते हैं कि लड़के अगर 6 होते तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक होती, मतलब कि 10 होती लड़कियों की संख्या। तो इस तरह से 6 और 10 टोटल 16 बच्चे हो गए, लेकिन हमारे पास तो 10 ही बच्चे हैं। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठा हो कि लड़कियां 4 अधिक भी हों लड़कों से और जोड़ने पर 10 बच्चे भी बन जाएं, ठीक है। वो बात अभी हम इक्वेशन के जरिए करके दिखाएंगे। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको बना के दिया गया है। बच्चों आप जरा मुझे ये बताओ, क्या लड़कों की और लड़कियों की संख्या को जोड़ देने से क्या बनकर तैयार होगा? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जोड़ देने से टोटल 10 बच्चे बनकर तैयार होंगे, क्योंकि 10 बच्चे खड़े थे, उसमें से कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे। लेकिन लड़कियों की संख्या कुछ इस तरह से है कि उसमें क्या है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में बन चुका है। मैंने कहा कि भाई लड़कों की संख्या 2 है, लड़कों की संख्या कितनी है? 2 है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, मतलब 6 हैं लड़कियां। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन इस तरह से कोई इक्वेशन नहीं बनी, हमारे पास तो 8 ही बच्चे हुए। तो ये हमारे दिमाग से अभी नहीं सॉल्व हो पा रहा है। अब हम लोग इसको इक्वेशन के जरिए बनाकर सॉल्व करेंगे। हमने ये सोचा कि भाई साहब यहां पर माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या कितनी है? x है। फिर अगली बार में क्या और मान लो, माना लड़कियों की संख्या y है। इतनी बात समझ में आ गई? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या अगर दोनों को मिला दो तो टोटल कितनी बन जाएगी? 10 बन जाएगी। जरा इस बात पे गौर करो कि कक्षा में कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू 10 हो गए। तो कुल विद्यार्थी कैसे आएंगे? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू 10 हो गया। इतनी बात ठीक है? आगे बताते हैं। प्रश्नानुसार इन्होंने हमसे क्या कहा? प्रश्न के अनुसार इन्होंने हमसे ये कहा कि भाई साहब यहां पर जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है? y है। पहले यहां लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। लड़कियों की संख्या ये बराबर है, किसके बराबर है? लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या के 4 अधिक। लड़कों की संख्या रख देना, लड़कों की संख्या उसमें 4 अधिक कर देना। क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई? लड़कियों की संख्या है y, लड़कों की संख्या है x, ये हमारा आ गया 4। क्या यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कोई परेशानी नहीं होगी। x को उठाकर इधर ले आओगे तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 4 हो गया। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। क्या समझ में आता है कि 2 इक्वेशंस बनके तैयार हो गई, समीकरण 1 समीकरण 2। इतनी बातें हमारे लिए क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, करना क्या है? लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। अब देखो इसमें ना विस्थापन विधि लगा के हल किया जा सकता है, सिंपल सी बात है कि हाँ आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें ना यहाँ पर विस्थापन विधि नहीं लगानी है। ये हमने क्या कर दिया है, इन्होंने क्या बताया, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना था। रैखिक समीकरण का युग्म बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब करना है ग्राफीय निरूपण के द्वारा हल। तो ग्राफीय विधि बनाने का तरीका क्या होता था, जरा उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स जरा समझना, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये 2 चीजें काम किया, इनको याद रखना, इनको लिख लेना एक जगह, इन्हीं के जरिए हम ग्राफीय विधि हल करेंगे। तो देखो भाई यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं ग्राफीय विधि। क्या होती है ग्राफीय विधि, जरा समझना। ग्राफीय विधि में हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 की
सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम लोग हल करेंगे। क्या होगा यहां पर जरा बताना मुझे। पहली समीकरण क्या है, ये लिखी हुई है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक समीकरण हो गई। दूसरी वाली क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। बच्चों आपको क्या सिखा रखा है, आपको ये चीज सिखा रखी है मैंने कि इनको ना पहले तो आप डब्बे के अंदर इनका सॉल्यूशंस लिखो, ठीक है। पहले सेशन में ये बता रखा है, जरा इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका हमने सॉल्यूशन वाला बॉक्स बना लिया। कैसे बनता था, मैं 3 सॉल्यूशन हमेशा ही निकलवाता हूं ना, आपको यहां पर y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकलती चली आएगी। कैसे करना है जरा बात को समझना। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी, x की वैल्यू कितनी y की वैल्यू मैंने 5 रख दी, ये 5 यहां रखोगे उधर जाएगा माइनस में, तो 10 में से 5 माइनस हो गया, कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास में 5 वाला एक रीजन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 2 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 रख देता, 3 नहीं थोड़ा सा ऊपर ले लो, नीचे ले लो, अगर मैं y की वैल्यू को 8 रख देता तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती। ये पहली समीकरण से हल निकल कर आ गए हैं, ठीक है। अगली बार बात करते हैं और समझते हैं। जरा ये चीज बताना मुझे कि मैंने इस वाली समीकरण को जब हल किया तो यहां पर भी हम एक हल करने के लिए एक डब्बा बना लेंगे, और यहां पर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू रख ले, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू माइनस में उधर जाएगी, प्लस होती चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख लूं तो x की वैल्यू को 1 रखना है ना, हाँ, x की वैल्यू को 1 रख लिया तो उधर गया 1 प्लस में हो गया टोटल 5। अगर मैं x की वैल्यू को 4 रख लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी y की वैल्यू 4 रखा 8 हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं x की वैल्यू को 9 रख लेता तो उधर जाके 9 न रखो, 13 तक बनाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूं, अगर x की वैल्यू को 6 रख लेता तो y की वैल्यू कितनी हो जाती मेरे पास में, 6 4 10 हो जाती। इस तरह से मैंने कुछ मैनेज करा लिया। आप देख रहे होगे मैक्सिमम नंबर्स कितने 10 तक गए हैं। और अच्छी बात यह भी है कि दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब निगेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं हमको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने का तरीका समझना। वैसे तो पहले मैंने ग्राफ आपको ऐसे बनाना सिखाया है जिसमें आपको निगेटिव वाला पोर्शन और पॉजिटिव वाला पोर्शन दोनों दिखता है। कई बच्चों को पता नहीं होगा पॉजिटिव और निगेटिव क्या बोल रहा हूं, तो बेटा ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है। यह बात आपको बताई गई होगी 1000 बार, है ना। आज हम क्या करेंगे, दोनों नहीं बनाएंगे, हमको दोनों की जरूरत ही नहीं। हमने क्या किया, पॉजिटिव y बना लिया और पॉजिटिव x बना लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू निगेटिव की है ही नहीं, तो हम लोग निगेटिव का क्या काम है, क्यों, जगह भी कम है, तो उसलिए से मेरा क्या हो जाएगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, बड़ा बड़ा फिगर भी बन जाएगा। कितने, मैक्सिमम 10 नंबर, सबसे ज्यादा कितना 10 आया, सबसे ज्यादा 10 ही फिल करा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ा सकते हैं। 7 के बाद 8 9 और 10, ये मेरा x बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बढ़ा लेते हैं ऊपर, इसको हटा लो थोड़ी देर के लिए, कोई काम का नहीं है। 8 के बाद में कितना आ जाएगा, 9 और 10 आ गया। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। 1 यहां पे 3 आ जाएगा, 1 के बाद में 1 2 3 5 7, कितने ज्यादा बन गए क्या, 8 9 और 10, हाँ ठीक है। आपको दिख रहा होगा बीच बीच में एक नंबर छोड़ के लिखा है, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप समझ ले हुए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 वाला ये रहा, 7 वाला ये रहा, उसके बाद में 9 वाला ये रहा, 10 वाला वो रहा। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज क्लियर होगी, सफाई से बनाया भी है फिगर, कोई भी चीज समस्या नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चों क्या करना होता है, करना ये है हमें, यहाँ पर पहले तो 5 और 5 लेना है, मतलब x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू में भी कितना है, 5 है। कहाँ है x की वैल्यू 5, ये रही। y की वैल्यू कहाँ है, 5, ये रही। इधर से जब आप ऊपर जाओगे और इधर से जब आप इधर जाओगे तो आपको कुछ ये ऐसे मिलेगा, यहाँ पर कट मिल जाएगा। सही जा रहा है, सीधा जा रहा है। हालांकि मेरे पास में वो नहीं है, स्केल नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो ना कि 5,5 ये वाला मिल गया पॉइंट, ठीक है। ग्राफ पेपर जब बनाओगे, पेंसिल स्केल सब होगा आपके पास में, तब ज्यादा अच्छा बनेगा। हर बार बताते हैं ये अंदाजे वाला फिगर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। बातों को समझना कि करना क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझो।
5,5 हो गया। 8,2 करना है, x में 8 और y में 2 जाना है, तो 8,2 मतलब ये रहा 8 हमारा, 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है, ये रहा 2 हमारा। तो जब हम लोग इधर से बढ़ेंगे और इधर से जब बढ़ेंगे तो ये मेरा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने 8,2 ले लिया, हालांकि इसका कोई काम नहीं है तो इसको रफ कर दो। 8,2 आ गया। बड़ा फिगर बनाने से क्लियर दिखता है, पिछले वाले सेशन में काफी छोटे छोटे फिगर हो गए तो काफी घिचपिच हो गया था ना, इसलिए आज बड़ा बनाया है। 2,8 लेना है, मतलब x में हमें 2 लेना है, ये हमारा 2 हो गया था, x में 2 लेना है और यहाँ पर 8 लेना है, तो 8 मेरा यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ से ऐसे बढ़ोगे, यहाँ से ऐसे बढ़ोगे और यहाँ से ऐसे बढ़ोगे तो मतलब मेरा लगभग यहाँ पे मिल जाएगा। कितना आ गया? 2,8 आ गया। बच्चों याद रहे, पहला वाला हमेशा x लिखा जाता है, बाद वाला y लिखा जाता है। अच्छा, फिर अब जरा इन तीनों को मिला दो एक लाइन में, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। एक ही लाइन में आया भी है, बात को समझना, एक ही लाइन में आया भी है और आना भी चाहिए। ये एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के ही बिंदु थे, इनको मिलाने से एक रेखा ही बननी चाहिए और देखो बन भी रही है। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी? ये इक्वेशन है हमारी कौन सी? ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे x और y की। पहले हमें x में 1 और y में 5 लेना है, तो x में 1 यहां पर हो जाएगा, y में 5 यहां पर हो जाएगा, मतलब मैं अंदाजे से ये वाली तो बात बना ही सकता हूं। 1,5 हो गया, ठीक है। 4,8 लेना है स्टूडेंट्स, यहां पर 4 है, ये वाला 4 है, 4 के बाद में ये 8 आएगा, तो इधर से हम लोग बढ़ेंगे यहां तक और यहां तक आ जाएगा, लगभग हमारा यहां पर आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये आप देख रहे होंगे 4,8 हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 4,8 हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद में 6,10 लेना है, 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 10 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा टॉप पर आ गया इस तरह से। क्या अंदाजा सही है? सीधा एकदम मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। ये मेरा आ गया 6,10। देखो अब क्या दिख रहा है? ये तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, ठीक है, यही हमें चाहिए थी, बड़ा ही क्लियर बन गया है। ये हमने देखो मिला भी दिया। क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है कि जहां पर भी कट किया है वही हमारा क्या है? वही हमारा हल है, वही हमारा क्या होगा? हल होगा। अब कैसे हल आएगा जरा इसके बारे में समझते हैं। बच्चों मेरी बात को समझना, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये मेरा हाथ का बनाया हुआ फिगर है, हो सकता है हल एग्जैक्टली ना आया हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लाइनें देखो कितनी टेढ़ी और डिस्टर्बेंस दिख रही होंगी आपको। ये एग्जैक्टली हल ना आया हो, बट हल ऐसे ही निकाला जाता है कि कैसे हल आएगा। जरा अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि ये मेरा 3 पे कुछ मिल रहा है, एक्स वाली वैल्यू कहाँ मिल रही है? 3 पर मिल रही है, तो मैंने कहा कि भाई ये वाला जो बिंदु होगा ये 3 होगा। इधर से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो कितना आएगा? 7, लगभग 7 आएगा, तो मेरा ये कितना आ गया? 3,7 आ गया। तो हल मेरा यही होगा, ये मेरा क्या है? हल है, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं रेखाएं। कहने का अर्थात ये है कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, 4 ज्यादा है। देखो कितना सुंदर आया, मतलब एग्जैक्टली हल आया ही आया है, एकदम राइट हल आया है। इतना हाथ से डिस्टर्बेंस होने के बाद भी एकदम बढ़िया हल आया है। सॉरी, क्या लगता है? सही है? अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं ना। पसंद आया हो लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर कर दो सेशन को। बहुत ही बढ़िया हल आया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना डिस्टर्बेंस के बाद भी इतना बढ़िया हल आएगा। आंसर एकदम सही आ गया, 3 और 7 ही आ रहा है, क्योंकि 3 से ज्यादा 4 संख्याएं और होनी चाहिए जो कि लड़कियों की होंगी, और देखो आ भी रहा है। और 7 और 3 10 भी होता है, टोटल मिला के 10 बच्चे हैं भी हमारे पास में। ये पूरा हल हो चुका है। यहां तक जो भी हम लोगों ने सीखा है पूरा का पूरा आपको आगे भी काम आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरा का पूरा मेथड ना आपने दिमाग में बना के रखना है। हल कैसे निकाले गए हैं आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम एज इट इज ऐसे ही हल करना है, ठीक है। पहले आपको एक इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन बनाने के बाद में फिर उसके बाद में आपको ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण के साथ साथ आपको जो भी हल मिलेगा वही आपके आंसर हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं क्या करने को बताया जा रहा है, वो चीज हम लोग यहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट, इन्होंने बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना आएगा ये बताना है। बच्चों एक बात बताओ जरा, 5 पेंसिल और 7 कलम जब खरीदने जाओगे टोटल 50 रुपए दोगे, टोटल हिसाब लगा के कितना दोगे? 50। तो दुकानदार ने अगर आपसे बोला कि भाई एक पेंसिल 3 रुपए की है, तो आप कहोगे भाई ठीक है, एक पेंसिल 3 रुपए की, 5 पेंसिल लेनी है,
5 3 जा 15, 5 3 15 हो गया, मतलब 15 रुपए मुझे पेंसिल के देने पड़ेंगे। अच्छी बात है। फिर दुकानदार ने कहा कि 7 कलम आपको लेने थे। अब कलम आपने लिए, पेन लिया आपने, और पेन आपको पड़ रहा है 5 रुपए का एक, ठीक है, 5 रुपए का एक पड़ रहा है, तो 7 के हिसाब से 7 कलम लेने हैं, 5 रुपए का एक है, तो कितना 7 बचे 35, 7 5 जा 35, मतलब 35 रुपए कलम के देने पड़ेंगे। इस तरह से हमें ये पता चला कि 15 रुपए पेंसिल के, 50 और 35 रुपए किसके, कलम के, दोनों ही मिलाकर कितने आ गए आपके पास में, 50 रुपए टोटल बन गए, जो कि हिसाब भी हमारा बिल्कुल फिट बैठा है। क्या बात है। अच्छा, फिर इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि सर बात तो ठीक आपने कही कि दुकानदार ने 3 रुपए की पेंसिल दे दी और 5 रुपए की कलम दे दी, क्या ये सही था? भाई ये तो मेरा अंदाजा था, ये मेरा क्या था, अंदाजा था। अब हो सकता है पेंसिल जो हो 4 रुपए की हो, तो उस हिसाब से दूसरा हिसाब किताब बैठेगा। हो सकता है पेंसिल 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, जितने की भी होगी उस हिसाब से हिसाब किताब बैठेगा। लेकिन क्या हमको यहाँ पर पेंसिल का और कलम का मूल्य मालूम था? एक पेंसिल का मूल्य मालूम था क्या? अगर मालूम होता तो हिसाब अच्छे से लगा लेते। तो जो नहीं मालूम है उसी को आपको क्या करना है, मान लेना है। मान लो कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, दूसरी पेन का मूल्य क्या है, y रुपए है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, उसी रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 का 5 पेंसिल का मूल्य निकल कर चला आएगा। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद में हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या कहता है हमारा, कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया स्टूडेंट्स, x रुपए आ गया, ठीक है, x रुपए हमारे पास में एक पेंसिल का मूल्य, इस बात को याद रखना। दूसरा, एक पेन का मूल्य, पेन बोला है या कलम बोला है, कलम बोला है ना, कलम का मूल्य y रुपए है। आप लोग समझदार हो, पता चल गया होगा कि भाई 50 रुपए देने हैं, 5 पेंसिल ली है। देखो यहां पर समझना, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल लिए हो, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेन का मूल्य है y रुपए, 7 पेन लेने जाना है तो आ जाएगा 7y इज इक्वल टू, दोनों हिसाब किताब लगा कर दोगे तो 50 रुपए देना पड़ेगा। समीकरण 1 बनाकर तैयार कर दी। दूसरी बार चलते हैं पुनः, इस बार हिसाब किताब थोड़ा सा उल्टा हुआ। क्या कहा, इस बार 7 पेंसिल लेकर आओ, अगर 7 पेंसिल लेने जाओगे तो एक पेंसिल के मूल्य से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल पता चलेगा। फिर उसके बाद में आपकी बार आपने क्या लिया है, 5 कलम लिए हैं, 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपए है, 5 कलमों का मूल्य मिलाकर टोटल आ जाएगा 50 रुपए यहाँ पर, और साथ ही साथ आपके पास में आ जाएगा कितना, 46 रुपए आ जाएगा इस बार हिसाब करने से आपको पता चला कि भाई 46 रुपए हमारा बनेगा। ये देखो बहुत ही इजी तरीके से आपके इक्वेशन बनके तैयार हो गई, रैखिक समीकरण बनके तैयार हो गई। क्या करना चाहिए, अब रैखिक समीकरण बनके तैयार हो गई, हल करना चाहिए। ग्राफीय विधि लगाएंगे। ग्राफीय विधि क्या होती थी बच्चों, वो होती थी हम लोगों को पहली समीकरण ले लेनी है, समीकरण 1 से लगा दे, समीकरण 1 से। तो देखो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। इसके जरिए हमको यहां पर इसके हल बना लेने होंगे। कितने हल आ जाएंगे जरा आप बता सकते हो? तो मैंने कहा सर यहां पर 3 हल हमको बनाने हैं, x और y। देखो हिसाब किताब लगाते समय याद रखना, अगर y की वैल्यू ले रहे हो तो ऐसी लेना कि 5 से डिवाइड भी हो सके, क्योंकि जब y की वैल्यू यहां रखोगे उधर जाएगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर तो डेसिमल में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है। दशमलव लाने का झंझट मत रखना, आप ऐसी वैल्यू रखो कि भाई सिंपली वैल्यू आ जाए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 7 को क्या 5 रख दूं, y की जगह कितना रख दूं, 5 रख दिया, 7 × 5 = 35 हो गया, 35 उधर गया माइनस में तो 15 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे 15 तो आ जाएगा 3, 5 3 15 होता है। क्या इतनी बात ठीक हो, समझ में आ गई होगी? अच्छा, और क्या करना चाहिए, y की और कैसे कौन सी वैल्यू रख दे, 7 3 21 रखोगे, 21 5 से डिवाइड होगा नहीं, वो मत रखो। 28 रखोगे, वो भी सही से डिवाइड होगा नहीं। फिर तो इसका मतलब है कि 10 रख दो सीधा, y की वैल्यू 10 रखोगे, 7 दाम 70 हो जाएगा, और 70 उधर जब माइनस में जाएगा तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस का 20 को जब इससे करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? दो ही वैल्यू निकाल लो, दो ही से काम चल जाएगा, दो ही हम करेंगे। इसके अलावा वरना मुझे फिर क्या 15 रखना पड़ जाएगा, 15 के लिए चार्ट बनाना मुश्किल पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है, 15 तक लेकर जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, ये वाला तो इसका सॉल्यूशन हो गया। लगे हाथ मैं अभी समीकरण यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ना, जगह कम है, जगह कम होते हुए हम ऐसे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे काम कर रहे हैं। समीकरण 2 से जरा समझो बात को। समीकरण 2 से हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर 7x + 5y इज इक्वल टू 46 रखा है। 7x + 5y इज इक्वल टू 46। इस बार आपको y की वैल्यू रख लो या x की वैल्यू रख लो, जो भी आप चाहो वो रख सकते हो, लेकिन इस तरह से रखना, अगर y की वैल्यू रख ले तो 7 से डिवाइड करने को तैयार रहना, और अगर 7 की वैल्यू रख रहे हो तो यहां पर क्या करना कि 5 से डिवाइड करने को तैयार ना। 5 से डिवाइड करना तुरंत दिमाग में आता है, 0 बन गया हो तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ना बना हो तो फिर ना, मतलब नहीं आएगा। तो देखो वैल्यू रखना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट फिर भी हम लोग एक एक करके रखेंगे, ठीक है। जरा बात को समझो। मैंने यहाँ पर एक डब्बा बना लिया और दो ही हल निकाल लेते हैं, 2 से काम चल जाएगा, x और y, ठीक है। बताना जरा बच्चों, मैं कहता हूँ 5 से डिवाइड करना आसान रहेगा, इसलिए मैं x की वैल्यू रखूंगा ताकि 7 को मैनेज कर सकें। 7 दूनी 14 हो जाएगा, जो कि आपका 7 × 8 = 56 होता है। 7 × 8 कितना होता है? 56 होता है। 8 बार रख दोगे 56 उधर जाएगा माइनस में, तो 46 - 56 कितना हो जाएगा? -10। तो ये आ जाएगा -2। 5 से डिवाइड करोगे ना -10 को, तो पाएगा 5 दूनी 10, मतलब -2। जिन बच्चों को ना करना आ रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वैल्यूज आप रखकर आराम से देख सकते हो। इंडिपेंडेंट हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ये भी आपको कई बार बताया है, इसलिए मैं आराम से कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। बस ऐसी डिजिट्स लेता हूं जिसमें डेसिमल ना आ सके, ताकि हमारा आराम से सॉल्यूशंस बन जाए। राइट स्टूडेंट्स, इसके आगे हमारे पास में क्या करेंगे कि वैल्यू अब किसकी रखेंगे? y x में ऐसी वैल्यू रखो जो कि हमारा क्या कर दे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बना दे जो 5 से आराम से डिवाइड हो सके। वैसे तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सीधा मुझे 8 बार रख रहा था, तो 8 × 7 = 56 आ गया था। क्या मैं 16 को रखूँ? 16 रखने से आ जाएगा क्या? हाँ, आ तो जाना चाहिए। 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, मतलब कि 112 क्या 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों, वो भी नहीं रख सकते हैं। 12 × 7 = 84 होता है, वो भी नहीं। 13 × 7 = 91 हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए हमको। 9 × 7 = 63 हो जाएगा, वो भी नहीं करेगा। मतलब डेसिमल में मुझे लगता है आना ही आना है इस बार। 14 × 5 = 70 होता है। यहाँ अगर मैं 14 भी रख दूँ तो 70 हो जाएगा, तो भी हमारा काम नहीं चल पाएगा। 7 × 4 = 28 भी होता है, 7 × 3 = 21 होता है, 7 दूनी 14 भी होता है। नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बन नहीं पा रहा है। 7 × 9 = 63, 7 दाम 70, उससे भी काम नहीं चलेगा। पॉइंट में डेसिमल में आंसर आना ही आना है, मुझे लग रहा है, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। अब मुझे या तो फिर क्या करना पड़ेगा, 15, 16, 17, 18 वो सब चेक करना पड़ेगा। तो उतना तो बड़ा मैं चार्ट भी नहीं बना पाऊंगा इस पूरे बोर्ड पे, है ना। तो इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई डेसिमल का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, काम चल जाएगा। देखते हैं बच्चों, देखो हमने यहाँ पे ये किया कि भाई x की वैल्यू को अगर मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 2 14 हो जाएगा, 14 माइनस होगा, इधर आके कितना बचेगा? 32 बनेगा। 3.2 के आसपास आंसर आ जाएगा। नहीं, 3.2 के आसपास नहीं, 5 × 6 = 30 से 6 के आसपास आंसर आ जाएगा। अच्छा, और रख के देख लो। 7 × 3 = 21 रख लेते हैं, 7 दूनी 14। चलो 2 ही पर हम लोग सॉल्व करवा लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो यह मेरे पास में कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा। 46 में से 14 माइनस हुआ तो कितना? 32 बचा। 32 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में 32 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। देखा, यही चीज हो जाती है कि डेसिमल करते समय ना बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर हमको बार बार करना पड़ता है। 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, मतलब 6.5 के आसपास हमारा आंसर आ सकता है। हम ऐसा मान सकते हैं ना, 6.4 ले लो। हालांकि 6.5 वो तो वैसे भी हाथ से जो है इतना डिस्टर्बेंस होना ही वाला है, फिर भी हम लोग 6.4 के आसपास आंसर मान सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक वैल्यू ऐसी बन गई जिसमें हम लोग पॉइंट को नहीं हटा पाए, कोई बात नहीं, आंसर तब भी आएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते। देखो यहां से ये चीज सीखने को मिली कि हर टीचर को ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हमको देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना जरूरी है। आप इतने शातिर हो जाओ कि इतना सोच के आप काम कर सको कि यहाँ पे डेसिमल ना ला पाते, लेकिन हर कोई इंसान मजबूर है ना, तो देखो डेसिमल लाना ही पड़ेगा। ऐसा भी कंपलसरी नहीं कि डेसिमल आएगा ही नहीं, ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ जान लेनी चाहिए। डेसिमल आ सकता है, लेकिन कई हद तक हम लोग ऐसे काम करते हैं कि डेसिमल ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इतनी जगह खाली कर ली है, इसलिए में मुझे लगता है कि हमारा फिगर अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पर अब माइनस वाले भी आने लगे हैं, ये भी बड़ी दिक्कत हो गई है, तो इस बार माइनस वाले भी हमको बनाने पड़ेंगे। तो मतलब मेरा फिगर ग्राफ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे।
ये कुछ ग्राफ मुझे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मुझे माइनस का और प्लस का दोनों शो कराना है। ये हो गया y, ये हो गया x पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ये x निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे मैक्सिमम कितना करना है, देखो मैक्सिमम हमें 10 रखना है ना, तो 10 तक हम लोग रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, समझना जरा। ये हो गया 5, ये हो गया 7, अच्छा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे ले लो थोड़ा सा, ये हो गया 10, तो इसको बीच में डाल दो, जगह ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये हो गया 10, यहाँ पर मैंने कहा 2 4 6 8। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको पूरी तरह से। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 8 6 4 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और साथ ही साथ हमारे पास में आ गया 10 के बाद में 8 6 4, कुछ गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 9 1 10, सही तो चल रहा है। 8 के बाद में, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2, ठीक है। ये हमारे पास में एक फिगर बन के तैयार हो गया। ग्राफ आपको ऐसे ही तैयार करना होता है, आपको 1000 बार बताया गया है। ये आज आप कौन सा, मेरे ख्याल से ये आज आप ये 7वां ग्राफ पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, 7वां ग्राफ है, क्योंकि 5 ग्राफ तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, अब करना क्या है जरा ये बात समझो। 3 और 5 हमको डिनोट कराने हैं। x में 3 जाना है, मतलब ये वाला 3 आ जाएगा। y में 5 जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है, बीचों बीच में ले लो। तो 4 यहाँ पर आ गया 5, मतलब मेरा यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3 और 5, 3,5 आ गया, मतलब ये मेरा पॉइंट हो जाएगा लगभग। उसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर -4 और 10 लेना है। x में -4, x में -4 यहाँ पर आएगा, ये माइनस डायरेक्शन है, तो x में -4 ये आ जाएगी, और 10 लेनी है y में, तो मतलब सबसे टॉप पर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ले लूँ, क्या यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये हो गया -4, 10, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट लेने थे, दोनों ही मैंने ले लिए हैं, दोनों ही लेते हुए हमको समझ में आ रहा है लाइन एक बन रही होगी, ठीक है। 2 ही पॉइंट से हमारी लाइन बन के तैयार हो जाती है। कोई भी लाइन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ये भी आप जानना जरा। 8, -2 लेना है। 8, -2 का मतलब हो गया x में 8 ले लो, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, -2 हमारा y में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह से दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 8, -2, ठीक है। फिर 6.4 लेना है, तो चलो देखते हैं कैसे लेंगे। 2 हमारा कहाँ पर, x में ये रहा, और 0.4 लेना है, मतलब 6.4। देखो बात को समझो, ये 7 है, 7 के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, 6 और 7 के बीच में 6.5 आ जाएगा। 6.5 के थोड़ा सा नीचे, मतलब मैं 6.5 ही ले सकते हैं, मेरे हाथ से फ्री हैंड बन रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना ही है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, 6.4 ले लिया। यहाँ पर कुछ ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स, ये गया, मतलब यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है। एक मिनट, ये मेरा तो 6 था, यहाँ पर आएगा कहीं, हाँ ये आएगा 6,6.4, मतलब 2,6.4, ये मेरा आ जाएगा पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, अब क्या समझ में आता है, अब हमको ये और ये पॉइंट मिलाना है। स्केल होता तो काफ़ी अच्छे से मिल जाता, लेकिन स्केल नहीं है, फिर भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लग रहा है कि हाँ लाइन गिर रही है, कोई बात नहीं। बच्चों मेरी बात को समझो, यहाँ पर जहाँ ये कट किया है, यही आपका क्या होना है, आंसर होना है, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा था बच्चों, मेरा हाथ जो है फ्री हैंड चल रहा है, फिगर एग्जैक्टली सही आएगा, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेने वाला, ठीक है, क्योंकि ये मैंने समझाने के पर्पज से बनाया है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे डेसिमल्स निकाले हैं, कैसे हमारे पॉइंट्स निकले हैं, और उनको कैसे हमने पुटअप किया है, और उसके बाद कैसे मैच करा के ये चेक किया कि कहाँ पर कट हो रहा है। जहां भी कट हो रहा होगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये डेसिमल पे आंसर हो गया, मतलब इसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगभग 2.5 मैं ले सकता हूं, 2.5, और उसके बाद में मैं यहाँ पे ये ले सकता हूं 5, ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5,2.5 के आसपास आंसर आना चाहिए, जैसा कि मेरा अनुमान है। लेकिन क्या इतना आंसर आ रहा है, मैं इनको देखते हुए बोल सकता हूं क्या इतना आंसर आ रहा है? जरा 1 सेकंड देना, मैं यहाँ पे एक बार चेक करके बताता हूँ आपको कितना आंसर आएगा, ठीक है। अगर 5 तियां 15, हाँ हमने शुरुआत में रखा था ना 5 तियां 15 और 7 पचे 35, तो
15 और 35 कितना हो गया था, 50 हो गया था। हाँ बिल्कुल, 5 3 या 15, या अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेट कर लूँ, y की वैल्यू को 5 लेट कर लूँ, तो यहाँ 3 रखोगे, 7 3 21 और 5 बचे 25, 21 बचे 46, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आनी चाहिए, ये मेरा राइट आंसर है। बट आ कितना रहा है मेरे पास में, आ रहा है x की वैल्यू 2.5 आ रही है और यहाँ पर y की वैल्यू 5 आ रही है, जो कि बहुत ही सही आ रही है। बच्चों जितना मेरा फ्री हैंड चल रहा था ना, आना 3 चाहिए था, बट आ कितना रहा है, 2.5 आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कितना 2.5 मिल रहा है, लगभग 3 आ जाता अगर थोड़ा सा और सही से बन जाता। अब एडजस्ट तो करा नहीं सकता आपके आगे, फिर भी आप इतना समझो कि फ्री हैंड बनाया है, तो लगभग मेरा 3 तो आ ही गया है। बात समझ रहे हो? उसके बाद में हो सकता है यहां से, हाँ ये वाली वैल्यू भी हिल गई है, ठीक है, 3 वाली जो वैल्यू रखी है वो भी हिल चुकी है, कोई बात नहीं। फिर भी उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। देखो y 5 आना चाहिए था, y तो आ ही गया है 5, एक तो मिल ही गया कम से कम। अब इतना तो एडजस्ट कर लो यार कि कम से कम फ्री हैंड बनाया है सर ने, तो इतना तो एग्जैक्टली ला ही दिया है कि 2.5 है। स्केल पेंसिल लेकर बनाओगे तो बहुत सही से आंसर आएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, फिगर एकदम मस्त बना है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी। बनाने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाना और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, बनाते समय ग्राफ को पेंसिल की नोक जो होनी चाहिए ना, पॉइंट जो होता है आगे का, वो एकदम शार्प होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े डॉट नहीं लगाने, एकदम छोटा सा डॉट लगाया जाता है ग्राफ पेपर पर, ठीक है? इस बात का ख्याल रखना, वरना क्वेश्चन कर बैठोगे गलत। चलो आ जाओ आगे देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है। बच्चों हमारे पास में इस बार आपको यह समझाना है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं समझाई थी, वो अब हमारा यहां पर काम आएगा। चलो देखते हैं क्या क्या हमें सिखाया गया है और क्या क्या हमें करना है, ठीक है ना? यहां पर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 को जो पहला वाला क्वेश्चन होगा उससे शुरुआत करेंगे। इन्होंने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर हैं, संपाती हैं, ये बताना है आपको। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आने चाहिए। संपाती वाले में बताया था कि तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, और समांतर वाले में बताया था कि सी वाला इक्वल नहीं होता, बाकी ए और बी वाले इक्वल होते हैं। ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब चलो चेक करते हैं कैसे करना होता है चेक, जरा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन शॉर्ट में बताऊंगा, बातों को समझना। शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं करने होते हैं डिटेल में, तो इतना ज्यादा टाइम लेकर मैं तो नहीं बताऊंगा, मतलब ठीक है, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा, इतने देर का वीडियो देखना भी काफी हार्ड हो जाता है। करना क्या है जरा उसको समझो। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 8 दिया है, सॉरी प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। उसके बाद में 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करानी है। पहली वाली में a1x b1y c1 कर लो, दूसरी में a2 v2 c2 कर लो। तो हम यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 से क्रमशः करने पर। क्रमशः क्यों लिखा गया है? क्रम से। पहला समीकरण 1 है तो पहले इसका करो, दूसरा समीकरण 2 है तो फिर इसका करो। क्रमशः करने पर जब करोगे तो क्या पता चलेगा कि भाई यहां पर a1x है, x के साथ a1 लिखा है, यहां x के साथ 5 लिखा है, मतलब a1 की वैल्यू 5 आ गई। a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर y के साथ b1 लिखा है, यहां y के साथ 4 लिखा है, b1 की वैल्यू -4 आ गई, c1 की वैल्यू +8 आ गई। इन बातों को ख्याल रखना स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत काम के हैं। माइनस और प्लस का भी ख्याल रखना, जहां माइनस आता जाए लेते जाना।
उसके बाद में A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, B2 की वैल्यू 6 आ जाएगी और C2 की वैल्यू हमारे पास में -9 आ जाएगी। चेक करना है कि क्या क्या चीजें इक्वल हो रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं इक्वल हो रही। आपको ना A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों निकाल के देखो जरा। चूंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करो, 5/7 आ गई, ऊपर 5 रखा नीचे 7, कॉमा लगा लो। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4/6 मतलब कि 2/2, 2 × 4, 2 × 3 = 6 मतलब -2/3 आ गई। और साथ ही साथ क्या होगा, और हमारे पास में आ जाएगा C1/C2 की वैल्यू। C1 हमारे पास 8 है और ये हो गया 9, 8 और 9 हो गया। मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जरा बातों को समझना। देखो पहली बात तो ये है कि A1/B1 ये वाला तो इक्वल है नहीं। पहली चीज ये जब इक्वल नहीं है, A1 और B1 वाला ही जब इक्वल नहीं है तो यहां से हम बता सकते हैं कि भाई इसमें ना एक ही प्रतिच्छेदी आएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होता, तीनों इक्वल होते तो संपाती होता। B1 और C2 वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं आया है। तो जब B1 और C2 इक्वल नहीं आया, लेकिन B1 और A2 भी तो इक्वल नहीं आया है। अगर मैं आपको ये सिखाऊं कि भाई पहली कंडीशन क्या होती थी, पहली कंडीशन में बोला गया था कि A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2, जो कि बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही लग रही है, बिल्कुल सही हो रही है, ये हमारा यही वाला काम करेगा। अच्छा, दूसरा वाला क्यों नहीं काम करेगा जरा वो समझा देते हैं। दूसरा वाला काम ये इसलिए नहीं करेगा, इन्होंने बोला था A1/B1 इज इक्वल टू A1/A1, A2 और B1/B2 और C1/C2, ये बताया था तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई आपस में इक्वल ही नहीं हो रहे, मतलब ये हमारा फेल मार गया। तीसरे वाले में बताया गया था कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन C1/C2 के साथ ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई पहला ही वाला इक्वल नहीं हो रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला आप कहते हैं कि सर B1/B2 C1/C2 भी तो इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी तो चेक करो क्या ये इक्वल हो रहा है, एक के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये भी हमारा फेल मार गया। ये इसके जरिए सही हो रहा था बट इसके जरिए गलत हो गया, मतलब ये भी फेल मार गया। बचा कौन सा, ये वाला जहां पे सी की जरूरत ही नहीं है, सी की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों के उससे देखने से पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एकमात्र हल आएगा क्योंकि ये एक प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। यही वाली बात बताई थी मैंने आपको, यही बताया था कि जब A1/A2 B1/B2 इक्वल ना हो तो ये क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आप यहां लिख सकते हो, इनको हटा दो यहां से, आप यहां लिखो अतः A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अतः इनके एक हल होगा, एक हल होगा। कितने हल होंगे इनके, एक हल होगा, बस एकमात्र एक ही हल आएगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं आएगा। ये बात आपको शुरुआत में ही बताई गई थी। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी कुछ बातें समझ में आ जाए। क्लियर, चलो दूसरा हो गया। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमने किया था, दूसरे का पहला ही हमारे पास में खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करना। इस बार पूरा डिटेल में इतना नहीं लिखकर बताएंगे आपको ना, ये पूरा डिटेल में था, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। मैं हर क्वेश्चन वैसा नहीं करूंगा पूरा डिटेल में, बट आपको समझा जरूर दूंगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और क्या करना है। ठीक है, चलो देखते जाओ और समझते जाना क्या क्या करना है। इधर मेरे से कहा गया है कि 9x + 3y = में नहीं +12 दिया गया है, +12 = 4 दिया गया, और 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, आप कह सकते हो A1 B1 C1, A2 B2 C2, तुलना करा देना जैसे पहले क्वेश्चन में कराई थी। मैं यहां डायरेक्ट चेक करके बताता हूं आपको। A1/A2 निकालोगे तो A1 है 9 और ये है 18, मतलब 1/2 आ जाएगा, 9 दूनी 18। B1 और B2 निकाला जाए तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। C1/C2 निकालोगे तो 12/24 आ जाएगा, 12 दूना 24, 1/2। बेटा क्या लग रहा है, तीनों इक्वल है, मतलब आप कह सकते हो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अर्थात यहां पर हमारी ये संपाती है, इनके अनंत हल होंगे।
यही बात बताई थी आपको, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। तीसरा बताते हैं, तीसरा समझना। जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो अनंत हल कैसे हुए, मैंने सेशन के शुरुआत में ही बताया था, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही बताया था कि किनके क्या हल होंगे, वो आप जरूर नोट कर लेना। वहीं से मैं इन सारी चीजों को बता रहा हूं, आपको भी याद रखना पड़ेगा कि किनके क्या हल होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, अगले वाले में बोला गया है कि 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 मतलब 3 आ गया। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल मतलब 3 आ गया। c1 अपॉन c2 मतलब कि 10 अपॉन 9 आ गया। बच्चों ये वाला और ये वाला इक्वल मिल गया, मतलब तीसरी वाली कंडीशन है। इसके जरिए मैं क्या बोल सकता हूं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन पे हम क्या बोलते थे कि भाई ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शुरुआत में ही पूरा डिटेल में बताया था, अब ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बताने बैठेंगे तो फिर और लंबा सेशन हो जाएगा, वही चीज़ रिपीट करने का फायदा फिर नहीं है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रही है चीज़ें ना, तो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करके बताते रहो यस सर बढ़िया चल रहा है। आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों इन्होंने फिर से कहा है कि तुलना करो और रैखिक समीकरणों के संगत या असंगत होने के बारे में बताना है, कि वो संगत है या असंगत है। ये नया टॉपिक आया, इसको मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, करना वही सब है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ना सारी चीजें वही a1 a2 b1 b2 ये सब चेक करके ही आपको बता देना है कि संगत है या असंगत नहीं है। चलो आज शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले तो ये जान लेना होगा कि संगत क्या है और असंगत क्या है। बच्चों यहाँ पर ना सिंपल सी बात है कि आपको संगत और असंगत तभी मिलेगा जब आप उनके हल को पहचान पाओगे और हलों को नहीं पहचान पाओगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, 3 कंडीशन आपको पढ़ाई गई हैं। पहली प्रतिच्छेदी वाली, दूसरी वाली में यह बताया था कि संपाती होती है और तीसरी वाली में यह बताया था कि समांतर होती है। प्रतिच्छेदी में सिर्फ एक हल मिलता है, संपाती में अनंत हल मिलते हैं और समांतर वाले में एक भी हल नहीं मिलता है। तो सिंपल सा इतना याद रखो, जिसमें हल नहीं मिल रहा है मतलब तीसरी कंडीशन वो हमारी असंगत है। बाकी जिसमें जिसमें हल मिल रहा है, फिर चाहे एक हल मिले चाहे अनंत हल मिले, वो हमारे क्या है, संगत समीकरण है। बात समझ में आ गई। करना वही चीज है जो क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं, वही चीज आपको 3 में भी करनी है। बस चेक करना है कि संगत है या ना संगत है। संगत तभी होंगे जब हल होंगे। बात को समझना। पहली वाली क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं जरा उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में अंदर ये बोला गया है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 7 है। ठीक है, क्या कर सकते हो जरा इस बारे में बात करना कि हम लोग यहां पर a की वैल्यू को 1, a1 की वैल्यू को 3 और b1 की वैल्यू को 2, c की वैल्यू को चाहे इधर लेकर आओ चाहे उधर ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों ही वैल्यू उधर है तो मतलब काम चल जाएगा। तो जब c अगर इधर होता तो दोनों इधर होने चाहिए, उधर है तो दोनों ही उधर होने चाहिए। ये बात समझना, मतलब इसका और इसका दोनों c उधर ही है ना, इक्वल टू के उस पार है, तो वो सही है समझो। तो मैंने कहा कि भाई a1 अपॉन a2 मुझे निकालना है, ये आ गया 3 अपॉन 2, 3 वहां से 2 यहां से। b1 अपॉन b2 निकालना है, ये आ गया 2, नीचे आ गया -3। c1 अपॉन c2 निकालना है, वो आ गया 5/7। क्या इक्वल है जरा ये बताओ मुझे। कोई भी ऐसी इक्वेशन है ही नहीं जो इक्वल हो, मतलब तीसरी वाली कंडीशन बैठा दी इसने। जब तीसरी वाली कंडीशन बैठा दी तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए यह असंगत है। क्या है ये, असंगत है। खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। खत्म। कोई हल नहीं है क्योंकि ये तीसरी कंडीशन बैठा रहा है, आप चेक कर सकते हो तीसरी कंडीशन है, कोई भी इक्वल नहीं है इसलिए असंगत है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा नहीं, दूसरा खुद करोगे अब, ठीक है। कुछ क्वेश्चन घर के लिए आप भी ले लो, आप भी होमवर्क करो भाई, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप, मैं हमेशा बताता हूँ, आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। दूसरे वाले में ऐसे ही चेक करना, जो भी आ जाए बताना, नहीं आता है तो हमसे पूछना, हम बताएंगे, ठीक है। तीसरा बताते हैं। तीसरा थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस भिन्न वाले दिए गए हैं, तो आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है। 3/2x प्लस
5/3y इज इक्वल टू में कितना है 7 है। दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में 14 दिया गया है। बच्चों बात को समझो, यहां पर a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये है, c1 की वैल्यू ये है, c2 ये रहा, b2 ये रहा और a2 ये रहा। ठीक है, a1/a2 निकालेंगे तो a1 कितना है 3/2 है, और जैसे ही नीचे इसके वैल्यू रखोगे 9 वाली तो वो घूम कर कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे 3/2 इंटू 9 हो जाएगा, 3 3 9 मतलब 1/6 आ जाएगा। क्लियर। अगला सॉल्व करते हैं। b1/b2 को सॉल्व करने जाएंगे, 5/3 रखोगे और मैंने क्या कहा, ये आ जाएगा -10। बताया ना, ये ऊपर आ जाएगा, भिन्न के बटे में भिन्न आ जाए तो ऐसे ही करना होता है। 5/3 गुणे 10 आ जाएगा माइनस के साथ में, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/6 माइनस के साथ। ये हमारा प्लस के साथ आ रहा है, वो हमारा माइनस के साथ आ रहा है, मतलब पहली कंडीशन कहीं ना कहीं बैठ सकती है। ठीक है, तीसरी निकालेंगे c1/c2, यही निकाल लें, काम खत्म हो जाएगा। c1/c2 कितना आ जाएगा 7 और वो आ जाएगा 14, 7 दूनी 14 मतलब 1/2। क्या लगता है स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए? देखो पहली वाली में तो इक्वल नहीं है, मतलब पहली कंडीशन बैठ सकती है। दूसरी वाली में तीनों इक्वल होनी चाहिए, दूसरी वाली तो पहले ही काट दो, कोई भी इक्वल नहीं है। तीसरी वाली में ये कहता है कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई देखो ये और ये तो खुद ही नहीं इक्वल है, मतलब यही पहली वाली इक्वेशन आती है। तीसरी वाली को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो। पहली वाली जब इक्वल आ गई तो पहली वाली क्या बोलती थी हमारी कि प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एकमात्र हल आएगा, मतलब हल तो आ रहा है ना, चाहे एक आए चाहे अनंत आए, एक हल आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यह संगत है। क्या बोल सकते हैं? संगत है। ये लोग देखो मैंने लिख दिया संगत है। पूरी डिटेल में आप बताओगे आराम से घर पे बैठ के, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके 4-5 घंटे में एक्सरसाइज सॉल्व करना आराम से। मुझे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करानी है 1-1.5 घंटे के अंदर, तो मैं इसलिए इतने शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं संगत है कि नहीं है। यही चीज आपको हमेशा करके रखनी है। क्लियर? अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है नहीं सर नोट्स नहीं बना पाएंगे, आप टेंशन मत लो। नोट्स बनाने के लिए मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है, वीडियो के साथ ही शेयर होता है, आप वहीं से हमारा डायरेक्ट पीडीएफ भी देख सकते हो। राइट, पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर दिया जाता है। अच्छा, समझाने के लिए वीडियो की हेल्प ली जाती है, वीडियो में आपको समझाया जा रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे आ जाओ और बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन के साथ में। अब चौथा क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने फिर देखो, चौथा क्वेश्चन भी आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, बहुत सिंपल बना के दिया गया। पांचवा मैं बताने जा रहा हूं, वो करो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है और बताते चलना है। पांचवें में इन्होंने हमसे ये बोला कि 4/3 x प्लस 2y 2y इज इक्वल टू 8 आ गया, और साथ ही साथ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब क्या है, a की वैल्यू ये, a1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, a1/a2, a1 कितना आ गया 4/3, गुणे में सीधा लिख लो 2, ये वाला b1। अच्छा सॉल्व भी तो कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ऊपर 2 नीचे 3। b1/b2 बताओ, b1 है 2 नीचे है 3, ये देखो इक्वल डायरेक्ट दिख रहे हैं। c1/c2 बताओ, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 2/3 आ गया। भाई तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, मतलब दूसरी वाली कंडीशन है, मतलब कि ये संपाती है, मतलब कि अनंत हल है। अनंत हल है तो हमारा तब भी उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये संगत है, संगत है, खत्म बात। 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, 3 क्वेश्चन हमने करके दिखाए हैं। मेरे करने पे 2 क्वेश्चन संगत आए हैं, एक असंगत हो गया था। ठीक है, बाकी आप दो क्वेश्चन बचे हुए, आप चेक करना कि संगत आ रहे हैं या असंगत आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छा रहा होगा और सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। बच्चों ग्राफीय विधि के ऊपर मैंने 7 क्वेश्चन आपको कराए हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड मिलाकर पूरा। आज भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। राइट, उम्मीद करूंगा कि अब आपको ग्राफ विधि में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं पहला वाला करके दिखाता हूं, अगर संगत है तो हल आएंगे, और हल आएंगे तो ग्राफीय विधि द्वारा हल बताने हैं उनके। ठीक है, अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। क्लियर इतनी बात? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आएगा। जरा बातों को क्लियर कर लो। x, अच्छा मुझे तो a1 a2 पहले चेक करना है कि संगत है या नहीं है। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 5/10 मतलब 5 दूनी 10 मतलब 1/2। तीनों इक्वल है मतलब अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। संपाती होगा, संपाती होगा तो मतलब कि हमारी दोनों के दोनों पाथ में एक ही रेखाएं बनेंगी। करके कैसे देखा जाता है? अगर हम यहां क्या लिख देंगे, ये संगत है, अतः संगत है, अतः अनंत हल होंगे, अनंत हल है। अनंत हल है तो भाई सॉल्व कर लो। मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा फिगर सॉल्व करके, बाकी आपको करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर, x y, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो उधर जाके ये हो जाएगा 4। अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मैंने 4 रख दी तो उधर जाके हो जाएगी 1। बात को समझना, एक मिनट, दोनों तो एक ही हो गए ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? x की वैल्यू 1 रखा, उधर गया माइनस में 5 माइनस 1 4 आ गया। x की वैल्यू 4 रख दी, उधर गया माइनस में 5 माइनस 4 1 आ गया। दूसरा करोगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बच्चों बात को जरा समझना, यहां पर मैंने क्या किया कि कोई एक वैल्यू रखो x और y की। x की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए तो 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब की बार आप क्या कर लो 3 रख लो। चलो 3 रखोगे, 3 दूना 6, उधर जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? देखो दोनों एक दूसरे के वैसे दिख रही हैं, मतलब कि अपोजिशन में दिख रही। देखो यहां पे क्या है कि माइनस वाली वैल्यू तो है नहीं, मैं तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन का बनाऊंगा। तो y और x हो गया। मैक्सिमम कितना गया है, 1 2 3 4, 4 ही मैक्सिमम है, मैं 4 तक ही बना सकता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर भी हम 4 बना ले, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन का। x में जब 1 था तो y में 4 था, x में जब 1 है तो y में 4 है, मतलब यहां पर कहीं, तो 1,4 ये आ गया। जब x में 4 था तो y पर 1 था, x में जब 4 था तो y में 1 था, मतलब कि लगभग यहां पर कहीं। इन दोनों को मिला लोगे तो ऐसी आएगी। देखो संपाती का मतलब होता है, संपाती है, हमने पहले ही बोला था, संगत है, संपाती है का मतलब एक ही रास्ते पे जाएंगी दोनों। दूसरी वाली भी इसी रास्ते पे जाती हुई दिखेगी, जरा चेक करते हैं दिख रही है कि नहीं दिख रही है। 2,3, 2,3 का मिलेगा, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2,3 मेरा लगभग यहां पर आ जाएगा। ये रहा 2, ये रहा 3। बच्चों यहां पर मिलेगा, बात को समझना, 2,3 मिल गया। अच्छा 3,2 कहां मिलेगा, यहां से जाओगे 3 और 2 यहां पर मिलेगा 3। ठीक है, ये आ गया 3,2। देखो क्या कह सकते हो, दोनों के रास्ते एक ही हैं। पहली वाली तो ऑटोमेटिकली उस पर जा ही रही थी, दूसरे वाले के बिंदु भी उसी पर रास्ते में मिले जिस रास्ते पे ये थे। इस वजह से पता चलता है कि दोनों संपाती हैं, मतलब कि इसके अनंत हल आ सकते हैं। अनंत हल आने का मतलब यहां पर भी कोई हल आ सकता है, ये भी हल, ये भी हल, ये भी हल, जितने भी पॉइंट आएंगे सबके सब हल ही होंगे, इसलिए इसके अनंत हल आएंगे। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि भाई संपाती भी है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया क्वेश्चन? संपाती का प्रूफ करके भी दिखा दिया। समांतर वाला भी आप कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है, जिसमें कोई हल नहीं आएगा। अच्छा दूसरा हल करके दिखाते हैं। दूसरे में क्या करना है बेटा, देखो इसको करने के लिए ना मेरी जरूरत नहीं है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, संगत असंगत निकालना बता दिया, ठीक है, उसके प्रतिच्छेदी समांतर संपाती निकालना बता दिया। उम्मीद करता हूं अब ज्यादातर चीजें आपको आज आ चुकी होंगी। फिर भी मैं आपको क्या बोलता हूं, 2 3 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूं, बाकी फिर आप करके देखना कि क्या आना है क्या नहीं आना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 दिया गया है। बच्चों यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, a1 a2 कितना आ गया 1/3, ये 3 है हमारा, ठीक है। b1/b2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। c1/c2 कितना आ जाएगा 8/16, मतलब 8 दूनी 16, मतलब 1/2। देखो ऊपर के खाली 2 इक्वल मिल रहे हैं, नीचे वाला इक्वल मिल ही नहीं रहा है। ये कौन सी कंडीशन हो गई, तीसरी वाली हो गई। a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। और इन्होंने कहा था कि भाई जब असंगत हो जाए तो ग्राफ विधि बनाने का, असंगत है, हमने कहा क्या दिया, ये असंगत है।
असंगत आ जाए तो ग्राफ विधि नहीं बनाना है, संगत होगा तो हल होगा, तभी विधि बनाना, तभी ग्राफ विधि लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। इसमें ग्राफ विधि बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये असंगत है। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। तीसरा चौथा चेक करके बताना संगत है या नहीं है, कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये वाला हो पाया है। चौथे का पांचवा, तीसरा और चौथा आपको करके रखना है। मैं उसको हाथ नहीं डाल रहा हूं, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है, होमवर्क के लिए आपको वो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है? फिर भी किसी बच्चे को अगर लगता है नहीं सर अभी भी भारी लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर अभी आप बता दीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इनका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूं सारी चीजें, सारी डिस्कशन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। यहां पर बढ़ते हैं और आगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब उसको आधा कर देना, 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, क्या आएंगी? भाई देखो, बाग की विमाएं बतानी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ग्राफीय विधि से बताओ, इन्होंने खाली ये बताया है कि ग्राफ उसमें विमाएं क्या आएंगी, मतलब उसकी दिशाएं क्या आएंगी। इन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि भाई इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई मान लो x है तो लंबाई इससे 4 अधिक होगी। ठीक है? करने का क्या तरीका है? माना लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, तो लंबाई को मानना पड़ेगा। लंबाई, अच्छा चौड़ाई को मानना पड़ेगा क्योंकि लंबाई अधिक है। माना चौड़ाई इज इक्वल टू x है, चौड़ाई कितनी है? x है, तो लंबाई ना इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये हमें निकल कर आ गया। बच्चों मेरी बात को समझना, ये एक आयताकार खेत था, आयताकार खेत था तो इसकी अपोजिट डायरेक्शंस भी दोनों सेम होंगी, ऊपर नीचे वाली। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों दिशाओं का योग। चारों दिशाओं का योग का मतलब हो गया ABCD, तो मैं कहूंगा चारों दिशाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। जरा बताना चारों भुजाएं कौन कौन सी? मैं पहले इसको ऐड कर लूं, x प्लस, फिर उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? x प्लस 4 चाहिए, फिर x प्लस 4, फिर x, फिर मेरे पास में आ जाएगा x प्लस 4। टोटल हो गया 4x प्लस 8। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये परिमाप है। ये क्या है? परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालना है, मतलब आधा कर देना। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? अर्ध परिमाप ये आ जाएगा, आधा कर दोगे, मतलब ऐसा कर लें क्या, यहां से 2 कॉमन ले लो तो अंदर 2x प्लस 4 बच गया। ठीक है? नीचे आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, मतलब अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4 आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा था कि आपको ना यहां पर विमाएं बतानी है। बच्चों यहां पे बताओ, अर्ध परिमाप की वैल्यू 36 दी गई है, तो मैं ये कह सकता हूं चूंकि अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है। ठीक है? अर्ध परिमाप की वैल्यू हमने निकाल ली है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36, इसको उधर भेज दो, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32/2। ये काट दिया 16 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो विमाएं बतानी थी ना, तो विमाएं कितनी आ जाएंगी? देखो पहली बात मैं यहीं पर कर देता हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी एक विमा थी AB क्या आ गई है? हमारी चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई है, तो वो कितनी हो गई? x प्लस 4, तो मतलब 16 प्लस 4 मतलब 20। और फिर उसके बाद एक ये वाली भुजा थी जिसमें हमारा x था, BC वाली, ये x था, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। 16 और 20 हमारा आएगा, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएगा, हालांकि क्वेश्चन तो बनी ही नहीं है, खाली एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर यस और नो में बताना बच्चों। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 और फिर 7। ठीक है? 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उसको भी खत्म कर लो। सेशन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। वीडियो देखना आपके लिए पहाड़ हो गया होगा कि 1.5-2 घंटे का सेशन कैसे हम लोग खत्म करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि एक रैखिक समीकरण इन्होंने दिया है, दी गई है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है आपको ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती। मतलब एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y
-8 आपको दिया गया है। ठीक है, दूसरी ऐसी समीकरण लिख दो कि इनका, इसका और जो आप लिखोगे उसका युग्म या तो संपाती हो या तो प्रतिच्छेदी हो या तो समांतर हो। एक एक करके करते हैं। पहली वाली कंडीशन के हिसाब से हमें बनाना है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं यहां पर यह भर दूं कि a1/a2 मान लेते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया 2/3 ऐसे कर लो। मैंने यहां लिखा 3x, फिर मैंने लिख दिया यहां पर 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। बेटा अनंत रेखाएं बना सकते हो, पहली बात तो ये बता दें। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो जिसमें हमारा ये दोनों इक्वल ना दिखने पाए। अब देखो 2/3 यहां लिखोगे, 2/3 तो ये हो जाएगा 2/3। ये इक्वल नहीं है किसका? 3/2 का। तो जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, तो भाई 5 भर लो, 5x यहां भर लिया 7y, तो आप कहोगे 2/5 3/7, फिर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन बन सकती है। अनंत रेखाएं आ सकती हैं, मैं बार बार बता रहा हूं अनंत रेखाएं। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, कोई भी कर लो, हमारी दोनों ही युग्म सही आएंगे। अनंत हल बनाए जा सकते हैं, आप बातों को समझना। ठीक है, इस बार आपको क्या करना है, दूसरी वाली में आपको बनाना है, दूसरी वाली में समांतर रेखा। और समांतर कब होती थी? समांतर तब होती थी जब हमारे पास में a1/a2 b1/b2 तो इक्वल मिल जाए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो इक्वल मिल जाए, लेकिन c1/c2 इक्वल ना मिले। तो भाई देखो बात समझना, a1/a2 b1/b2 इक्वल मिल जाए, मतलब इसका डबल करके लिख सकते हो क्या? 4x लिख दो, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। 3 का डबल कर दो 6y। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। यहां भी 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा। c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ भी भर दो, 7 भर दिया। 8/7 1/2 का इक्वल नहीं है, लो हो गया हमारा 8/7। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर मैंने जब इसको अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया, बस इसका डबल कर दिया है। इसमें हमने ऐसा डबल नहीं किया, नहीं तो वो भी इक्वल हो जाता। इसलिए ये हमारी क्या है? संपाती, सॉरी ये हमारी समांतर हो गई। तीसरी वाली में बोला संपाती, मतलब कि तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। तीनों के तीनों जब इक्वल होने चाहिए तो आप सबका डबल करके लिख दो ना, खत्म बात। डबल या ट्रिपल करके लिख दो, आ जाएगा a1/a2 b1/b2, यही तो होती है संपाती की कंडीशन, और c1/c2। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया, यहाँ मैंने 6y लिख दिया, यहाँ मैंने 16 लिख दिया। आप देखोगे 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, 8/16 1/2 आएगा। तीनों का इक्वल आएगा, मतलब कि ये मेरे युग्म सही आए हैं। बार बार बता रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपका दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा है तो आप किसी भी तरह की क्वेश्चन बनाओ, सारी की सारी क्वेश्चन सही ही आएंगी। कोई टीचर आपको गलत नहीं बता सकता। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है उसके ऊपर। बस इतना ही करना था और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ आगे मेरे साथ 7वें क्वेश्चन की तरफ, वो बताते हैं क्या हमें समझाना चाहता है। 7वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बच्चों कि समीकरणों x - y + 1 0 इक्वल टू 0 तथा 3x + 2 - 12 का एक ग्राफ खींचना है। x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा, पहले तो इनका ग्राफ बनाना है। पहले तो ये समझो, x - y = 1 और 3x + 2y - 12, यही है ना, -12 = 0। बच्चों ये 1 इधर है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, -1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते थे हम लोग? अच्छा नहीं, ये वाला इधर ना लाओ, एक्चुअली में इसको इधर ही रहने दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये वाला 12 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना होता था, x और y का एक टेबल बना लेना होता था, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 हलों का एक टेबल बना के रख लिया है। अगर मैं x की वैल्यू को, सपोज करते हैं x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करो ताकि पॉजिटिव बने। तो y की वैल्यू को अगर मैंने 4 रखा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू को अगर मैं 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 वरना रखो, थोड़ा दूर ले चलो। तो y की वैल्यू को मैंने 8 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, ये उधर जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें आते हैं, फिर उसके बाद x की वैल्यू y की वैल्यू फिर से रख लो, 2 ही निकाल लेना, 2 ही से काम चल जाएगा। अब की बार क्या करते हैं, इसको उठा के उधर ले चलते हैं। y की वैल्यू को अगर मैं 3 रख दूं
ठीक है, y की वैल्यू को 3 दूना 6, माइनस में गया 12 माइनस 6 6 बचेगा और ये हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा कितना 3 दूना 6 आ जाएगा। अच्छा इस बार आप कितना रख लो, 2 रख लो, चलो 2 नहीं 3 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए ना, ऐसी वैल्यू रख ले, 1 रख लेते हैं। चलो 1 क्यों रख रहे हैं, आखिर मेरा 1 रखने से 2 आएगा, बचेगा 10, नहीं बेटा वो भी मत रखो, 1 भी मत रखो, ऐसी वैल्यू रख लो जो कि क्या कर दे, यहाँ पर जोड़ने से 3 से डिवाइड कर दे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं 2 रख लूँ क्या, 2 दूनी 4, 12 4 16 होता है, वो भी नहीं डिवाइड होगा। 3 रख लें, 3 दूना 6, वो तो रख ही चुके हैं। अच्छा 6 रख लेते हैं, चलो ठीक है 6 रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 6 रख लिया, 6 दूनी 12, उधर जाएगा 0, तो मेरा इसका 0 आ जाएगा, ये सही बैठ रहा है। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो सबकी सब पॉजिटिव आई है, मैक्सिमम 9 गया है, तो मतलब मैं 9 तक बनाना चाहूँगा, इस बात को समझना। तो यहाँ पर मैंने 9 बनाने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा y वाली डायरेक्शन, ये वाला x वाली डायरेक्शन। स्टूडेंट्स 9 ही बनाए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ खाली 9 ही बनाए ना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है 2 4 6 8, क्लियर है। पहले हमें जाना है 5, फिर जाना है 4, x में 5 मतलब ये वाला, फिर जाना है उधर 4, तो x y में 4 मतलब इधर से गए और इधर से गए, तो ये मेरा क्या ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 5,4 का। फिर उसके बाद में मेरा यहाँ पे जाना है ये 9 और 8, तो मतलब x में 9 जाना है, उसमें 8 जाना है, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको हम लोग बना ही लेते हैं, ऐसा सीधा जाना चाहिए, ये मेरा 9,8 हो गया, ठीक है ये लो मेरा साफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 9,8 हो गया, मतलब ये लाइन हमारी बनके तैयार हो गई कुछ इस तरह से। चलो एक हो गया, दूसरा और बनाते हैं, दूसरा और बनाएंगे और क्या समझेंगे 2,3 के साथ में, तो x पर 2 रहेगा और y पर 3 रहेगा, तो y पर 3 मतलब मेरा यहाँ पर रहेगा, ये मेरा ऐसे आ जाएगा 2,3 आ गया, तो ये मेरा हो गया 2,3। y x पे कितना ले जाना है, x पे ले जाना है 0, मतलब x में जाना ही नहीं है, तो y में 6 जाना है, मतलब कि मेरे पास में ये आ जाएगा 6, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों। इसको क्या करोगे आप मैच करा दोगे, ये लो हो गया मैच। अब जरा ये बताना था इनको कि भाई इनको शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। अच्छा x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना हुआ है, ये रहा x अक्ष के साथ में जो त्रिभुज बना हुआ है उसके शीर्षों के निर्देशांक, बात को समझना। ये मेरा यहाँ पर 3 पर कट हो रहा है और यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा 1.5 पे कट हो रहा है, एक तो ये मिल गया, यहाँ से देखोगे ना 1.5 आधे पे मिलेगा। ये मेरा कट हो रहा है 0, नहीं x में तो हो ना, x में 2 है y में 0 है, यहाँ पर क्या है x में 4 है y में 0 है, ये इसके निर्देशांक हो गए। कौन कौन से निर्देशांक आ गए, 3,1.5 आ गया, 2,0 आ गया, 4,0 आ गया, ये तीनों निर्देशांक इस त्रिभुज के निकल कर आ गए हैं, जो इनके शीर्षों के निर्देशांक थे, यही आपको बताना था। सॉरी, मुझे लगता है कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, जितने भी शीर्ष निकलने थे सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए हैं। हालांकि डिटेल में पूरा लिख कर नहीं बताया है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को मेरी बताई हुई सारी बातें, सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनाना आना चाहिए, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आया होगा ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। अगर आपको कुछ पसंद आया है तो आप जरूर बताना कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी लगी है, आपको आपकी ये चीज़ अच्छी लगी, समझ में आई, कमेंट जरूर करना, उससे हमको पता चलता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कमेंट जरूर करके बताना कि क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं और क्या खराब लगा है। ओके दोस्तों, उसको नेक्स्ट वीडियो में उतना ही इंप्रूव किया जाएगा, उतना ही और सुधारा जाएगा। अच्छा, तो खत्म करेंगे आज का सेशन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जितने भी लोग मेरे साथ आज पूरे सेशन बने रहे सभी लोगों का बड़ा ही धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग नए आए हैं वो तो जरूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जाते जाते चैनल को शेयर जरूर करें, दोस्तों का अपना फायदा करा के जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।